नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विद्युत विमल के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत के उस सच से जो हमारे समाज पर एक गहरा दाग है, जातिगत भेदभाव और दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार। 2025 में ही ऐसा देखा गया था। एक तमिलनाडु में एक स्टूडेंट को उसके दलित होने पर लड़की को क्लासरूम के बाहर बेटा का परीक्षाएं दिलाई गई। कारण सुनकर आप भी हंस उगे। बात ये थी, आप भी देख सकते हैं। और वो खबर जिसके बारे में जानकर के आप परेशान हो सकते और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों। A shocking incident has unfolded at a private school in Coimbatore in Tamil Nadu, where an 11-year-old girl, she was allegedly forced to sit outside her classroom while menstruating and was even made to write an exam outside. The school's headmistress, she has been suspended, and the education department has launched an investigation. ऐसे ही कई जगह पर देखा गया, जब किसी दलित की बारात जाती है अपर कास्ट की बस्ती के सामने से, तो वहाँ के अपर कास्ट के लोग उस दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर उसको पीटा जाता है और तो उसको मारकर उनकी बारात को वापस भी भगा दिया जाता है। अगर आप भी इसको मजाक समझ रहे हैं तो रुकिए, अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां एक दलित दूल्हे की बारात में हंगामा मच गया। खबर है कि सवर्ण समाज के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। वो है लोगों की जाति प्रथा को लेकर घटिया सोच। मामला यूपी के मथुरा जिला का है। दलित दूल्हे को मंदिर में जाने से रोका गया। इंदौर जिले के सांगवी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन एक दलित दूल्हे को भगवान राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पुलिस की मौजूदगी की जरूरत पड़ गई। बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर से दलित की बारात को मंदिर जाने से रोकने का मामला सामने आया है। ये आज भी होता चला जा रहा है, कहीं एजुकेशन सिस्टम में या तो कहीं किसी गवर्नमेंट एरिया में। मैं अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ भी हाल ही में हुआ था। जब मैं अपने भाई की शादी में जा रहा था सोनीखेड़ा के किसी एक विलेज में। यह विलेज यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है, जहां हमको वाकई गुज्जर लोगों के कुछ ग्रुप ने हमारे साथ जो महिला आई थी बारात में उनको परेशान और गलत कमेंटबाजी करने लगे। हमने इनको इग्नोर किया और बारात को खाली ही दूल्हे के साथ आगे की ओर प्रस्थान करने लग गए और वहां से जितना हो सके जल्दी निकलने की कोशिश करने लगे। ये आज के मॉडर्न टाइम पर भी ऐसा होता है, उसको देख हम भी दंग रह गए। हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक 15 साल के दलित लड़के को 3 लोगों ने पैसा पीने के लिए मजबूर किया। बाद में पता चला कि किसान तिवारी, दिलीप मिश्रा और सत्यम तिवारी ये कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस था। लास्ट ईयर मध्य प्रदेश के विजयपुर असेंबली सीट के बाईपोल के बाद एक और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट सामने आया, जब वोटिंग खत्म होने के बाद दलित डोमिनेट एरिया कोटा गाँव में वहाँ के कुछ लोगों ने आग लगा दी। उसी तरह 2022 में जालौर में एक 9 साल के दलित लड़का इंद्र नेपाल को उसके टीचर ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उनकी अपर कास्ट के लिए रखे पानी के मटके को छुआ था। लड़का 24 दिन तक इंजरी से जूझता रहा और लास्ट में उसकी मौत ही हो गई। ये घटनाएं कोई इक्का दुक्का नहीं है, ये उस सदी पुरानी बीमारी की निशानियां हैं जो आज भी हमारे समाज को जकड़े हुए हैं। सच्चाई को और बेहतर तरीके से समझना है तो इस मूवी के सीन को जरूर देखिए। ऊंची जात के ब्राह्मण है सर, ये शेड्यूल कास्ट है सर। ब्रह्मदत्त की क्या जाती है? ठाकुर है सर। अरे ठाकुर क्या होते हैं? मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं सर। तुम क्या हो? जाट है। जाटव जी आप दलित है ना? जी सर। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। कायस्थ क्या होते हैं? सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग 4 वर्णों में नहीं आते। What the f is going on here? ये सब कोई नया नहीं है। भारत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही पुरानी और डीप रूटेड प्रॉब्लम है जो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में नजर आती है। अगर मैं भारत के इस एट्रोसिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करूं, जैसे कि एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न, तो वहाँ पर बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब मैं अगर एंशिएंट इंडिया के एग्जांपल लेता हूँ तो सबसे पहले अनटचेबिलिटी की शुरुआत जो कि पोस्ट वैदिक एरा या फिर आप मानते हैं कि 1000 BC के टाइम पर देखने को मिलती है, जहाँ पर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जनरल लॉज आउटकास्ट का जिक्र है, जहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे गंदगी से जुड़े काम दिए गए। इन्हें गांव के बाहर रखने पर मजबूर किया गया ताकि इनकी छाया पवित्र लोगों को दूषित न कर पाए। ये एक खतरनाक मिसाल थी जो इन समुदायों को इंसानियत से दूर रखती थी। सेकंड चीज देखने को मिलती है अनटचेबिलिटी को 100 BC से 200 ED के बीच में, जहाँ पर मनुस्मृति के चैप्टर 10 वर्ष 39 से 56 और एंशिएंट इंडिया जो कि RC मजूमदार के द्वारा किताब लिखी गई, इसके अंदर भी ये सब
बताया गया कि इन लोगों को गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया गया। उसी तरीके से मिडिल इंडिया में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले दलित किसानों पर काफी जुल्म है, जो कि 1200 से 1500 के बीच में देखने को मिलते हैं। एक बुक है अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाई एस.एन. सदाशिवम और मीडिएवल इंडिया बाई सतीश चंद्रा। ये दोनों बुक्स कई सारे फैक्ट्स को सामने रखती हैं, जैसे फ्यूडल लॉर्ड ने दलित किसानों से जबरदस्ती लेबर करवाया। ये एक रिकॉर्डेड घटना है जहाँ पर तमिलनाडु के गांव में मजदूरी के विरोध में दलित गांवों को जला दिया गया। ये 14वीं सेंचुरी का एक केसेस है जो लोकल रिकॉर्ड में भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से चलिए आते हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं, जो कि मेजोरिटी ब्रिटिश एम्पायर से लेकर आज तक के टाइम को दिखाता है। ब्रिटिशर्स ने जब पूरे कंट्री के ऊपर ये बहुत सारे एट्रोसिटीज करी तो वहां पर देखने को मिलता है कि लोकली बहुत सारा सप्रेशन होता है, जैसे कि एक कैरिबियन मानी मासेकर 1968 के अंदर देखने को मिलता है। किताब है एक ब्रोकन पीपल कास्ट वायलेंस अगेंस्ट इंडियन अनटचेबल बाय ह्यूमन राइट वॉच और द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्काइव्स के अंदर भी इनको सबूत मिलते हैं। तो बात है 25 दिसंबर 1968 को तमिलनाडु के कैरिबियन में 44 दलित मजदूर, जिसमें 18 औरतें 16 बच्चों को जमींदार ने जिंदा जला दिया। वे एक वेज डिस्प्यूट का परिणाम था और पुलिस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। उसी तरीके से द परसिस्टेंस ऑफ कास्ट आनंद द्वारा लिखी गई किताब में मिलता है कि सन 2006 में महाराष्ट्र के खेरलांजी गांव में एक दलित परिवार को भीड़ ने मार डाला और औरतों के साथ रेप किया। ये सब सीधे इन्वेस्टिगेशन और उनके एनालिसिस के अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड है। भले ही आज एक हिस्टोरिक मिस्टेक को सही करने के लिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और लीगल प्रोटेक्शन मौजूद है, लेकिन दलित समाज आज भी हिंसा, भेदभाव और सोशल बॉयकॉट का शिकार कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसी बीच एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम है फूले। ये फिल्म ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। यह दोनों इतिहास के उन चुनिंदा रिफॉर्मर में से एक हैं जिन्होंने कास्ट और जेंडर के खिलाफ काफी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। न सिर्फ SC, ST, OBC को भी हक दिलाया और सभी वर्ग की लड़कियों को भी पढ़ाई करने का हक दिलाने में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका एक ही हथियार था, जो कि है शिक्षा। वे कहते थे कि पढ़ाई ही वे सकती है जो नीचे दबे लोगों को अपने हक के लिए लड़ाने करने का दम देती है। लेकिन क्या आज तक ये सोच, ये बोल्ड आइडिया SC के लिए एक नई दुनिया बन पाया है? आज के वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम SC के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल लाइन से देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसकी परेशानियों को समझकर सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, मतलब अपने घर के साथ ये पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। लेकिन उसके बावजूद ये ढेर सारी जातियों में बटा हुआ है। इन जातियों के लोगों में काफी भेदभाव है जो कि बढ़ता जा रहा है, और जब भेदभाव बढ़ता है तब शोषण भी होता है। लेकिन जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो पहले हमें वर्ण व्यवस्था का इतिहास समझना पड़ेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से ही निकल कर आई है। असल में वैदिक इतिहास में समाज को दो सिस्टम में बांटा गया था। एक थी वर्ण व्यवस्था और दूसरा था आश्रम व्यवस्था। इसलिए सनातन धर्म को वर्ण आश्रम धर्म भी कहा जाता है। आश्रम व्यवस्था एक पर्सनल सिस्टम था, मतलब आप समाज में रहते हुए अपने लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, जिसमें 4 आश्रम हुआ करते हुए सभी ने सुने होंगे: धर्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, साथ में संन्यास। जब आप धर्मचार्य में होते हैं तो आप अपनी शिक्षा ले रहे होते हैं। वैसे जब आप गृहस्थ में जाते हैं तो अपने घर परिवार संभालते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। वानप्रस्थ के अंदर जब आप जंगल में जाते हैं वहाँ पर आप थोड़ा समय बिताते हैं, और जब आप सन्यासी होते हैं तो पूरी तरीके से दुनियादारी को छोड़ देते हैं और भगवान से जुड़ने की पूरी तरीके से कोशिश भी करते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था एक पूरी तरीके से अलग सोशल सिस्टम था, मतलब आप समाज के अंदर किस तरीके से भिन्न हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं तो आप समाज के बौद्धिक और नीति का कारण बनेंगे। क्षत्रिय है तो आप समाज की रक्षा कर रहे हैं, वैसे हैं तो समाज की आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव कर रहे हैं, और अगर आप शूद्र हैं तो समाज के मौलिक काम संभालने में आप काम कर रहे हैं। जब आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो कभी ना कभी आप जाति व्यवस्था से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वर्ण व्यवस्था को भी हम लोग बुराई की तरफ जो है रिलेट करने लगते हैं। असल में वर्ण व्यवस्था में लोगों को काम के बेसिस पर, जैसे कि ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। ये बात है 1000 BC के टाइम की, जब आर्यंस ने सेटलमेंट करना चालू कर दिया था। राजा बन गए थे, सबको अपने अपने काम देने के लिए उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब धीरे धीरे जब चीजें डिसबैलेंस हुई, जब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, जब ऑर्डर निकाला गया, ऐसा सिस्टम डेवलप होने लगा, तब ये व्यवस्था चरमरा गई और इसके बाद ये जाति वर्ण व्यवस्था अति पिछड़े लोगों के लिए शोषण का कारण बनी। जैसे साफ करो या घर के बाहर से गंदगी उठाओ, ये जिंदगी नहीं थी, ये एक भेदभाव था जिसमें ऐसी लोग जन्म से जुड़े हुए थे। समाज ने उन्हें अनटचेबल लेवल दिया। ये एक ऐसा टैग है जो उन्हें हर वैसी राइट से दूर रखता था ताकि कुछ लोग जो है वह डोमिनेट कर सकें। ये एक खास सिस्टम, एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क था, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लेबर पावर और डिग्निटी को कंट्रोल करता था। सोशलिस्ट लुइस ह्यूमन के मुताबिक ये सिस्टम प्योरिटी पॉपुलेशन का बाइनरी पर बेस्ड था। ऐसे लोगों को इम्प्योर बोलकर एक परमानेंट लेबर क्लास में धकेल दिया गया और उनको एजुकेशन से दूर रखा गया। प्रॉपर्टी को ऑन करने का हक भी नहीं दिया गया और सोशल स्पेशल जैसे मंदिर या बाजार उनके लिए बंद कर दिए गए। धीरे धीरे उनके अंदर रिविलियन की आग जलने लगी। तमिलनाडु के सनार कम्युनिटी ने ये 19वीं सेंचुरी का स्ट्रगल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। उन्होंने अपर क्लॉथ पहनने का हक मांगा, जो आज हमें शायद बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन उस समय ये एक बड़ा सोशल मूवमेंट था क्योंकि उनके कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के खिलाफ एक चैलेंजेस था। अपर कास्ट का एक ब्रूटल रिएक्शन जैसे अटैक और सप्रेशन का उस समय के लिए सिस्टम को दिखाता है, जहाँ हायरार्की और पावर इतने डीप रूटेड थे कि उनको एक छोटे छोटे हक भी नहीं दिए गए। लेकिन ये चिंगारी बेकार नहीं गई। एक ये छोटे छोटे रिविलियन जो कि गांव के अंदर आदिवासी समाज में हर जगह पर देखने को मिले, ये सब जो है वे धीरे धीरे बड़े होते गए। ये सब चिंगारी जो है वे बिखरने लगी। ये सनार कम्युनिटी ने अपनी लड़ाई जारी रखी और आगे चलकर उन्हें न फिर सोशल स्टेटस में सुधार किया बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी हासिल की, सो दैट वे लोग भी बराबरी की स्थिति पर आ सके। फिर आए महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। ये दोनों एक रिवोल्यूशन के रूप में उभरे। फुले एक माली जाति से थे, खुद ऑपरेस बैकग्राउंड से आए थे। उन्होंने कास्ट को एक एक्सप्लॉइटेड टीम पावर स्ट्रक्चर के रूप में देखा। सन 1848 में उन्होंने पुणे में एक स्कूल खोला एससी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। और सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला टीचर है जो कि बनी। फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने कास्ट को स्लेवरी का इंडियन वर्जन बोला, आर्ग्यू किया कि ये लेबर एक्सप्लॉइटेशन और सोशल कंट्रोल करने का टूल है। उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों को शिक्षा से दूर रखना एक टैलेंटेड स्ट्रेटेजी का तरीका है जो अपर कास्ट जो है वे डोमिनेट करने के लिए बना रहा है। लेकिन ये आइडिया इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सन 1855 में पुणे के गलियों में उनके स्कूल पर पत्थर फेंके गए। लोग चिल्लाए, इसको बंद करो। फुले और सावित्रीबाई फुले पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, लेकिन वे रुकी नहीं। उसकी लड़ाई एक चिंगारी थी, लेकिन समाज का पूरा स्ट्रक्चर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ब्रिटिश रूल ने इस सिस्टम को और कॉम्प्लिकेट किया। उन्होंने लॉज बनाए जैसे कि कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर था। ग्राउंड पर अपर कास्ट के साथ अलायंस बनाकर एससी और एसटी लोगों को और नीचे दबाया गया। हिस्टोरियन बीपी चंद्रा के मुताबिक ब्रिटिश ने कास्ट को सेंसस में मॉडिफाई किया। सन 1871 के सेंसस ने एससी को ऑफिशियली डिप्रेस क्लास था, जो कि बोला ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था और उन्हीं की वजह से ये मार्जिनाइजेशन को और सॉलिड बनाया गया। तो मुझे यकीन है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, तो आपको इसके आगे का पार्ट 2 भी देखने को जल्द ही मिलेगा, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया और आगे क्या क्या हुआ और उसके पहलू पर बात जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फैमिली के साथ, जिनको ये इन्फॉर्मेशन पता लगे कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जो आज भी अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हो सकी। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है जो मैंने ये बात बोली है, और आपके मन में जो भी बात है मुझे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट 2 में। जय हिंद।